मंच पे आसीन हमारे सम्मानित ग्राम के पदाधिकारी, प्रकोष्ठों के पदाधिकारी और सामने बैठे उत्तर प्रदेश के वो तमाम साथी जिनके प्रयास से आज का ये कार्यक्रम हुआ और एक कड़ी धूप के बाद भी सभी साथी जिस मजबूती के साथ बैठे हैं इस कार्यक्रम को वो सफल बना रहा है। आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हम सबके नेता आदरणीय श्री सांसद जी और हम सबका सौभाग्य है कि उनके गुरु जिनसे उन्होंने राजनीति के कगारा सीखा आज वो भी उपस्थित है। मैं दोनों दो गुरुओं को प्रणाम करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज का मंच रोजगार दो और सामाजिक न्याय दो पदयात्रा की शुरुआत का शुभारंभ का ये मंच है। आज से यात्रा शुरू होगी और निरंतर चलते हुए 24 तारीख को खत्म होगी प्रयागराज में। इस यात्रा के दौरान युवाओं के जो मुद्दे हैं, जो सामाजिक न्याय के मुद्दे हैं, उन मुद्दों को उठाने का काम किया जाएगा। लेकिन ये केवल कदमों की यात्रा नहीं, ये यात्रा संघर्ष, बदलाव और उम्मीद की यात्रा है। इस यात्रा के माध्यम से जो सपने हम सबके नेता आदरणीय सांसद जी ने उत्तर प्रदेश के लिए देखा है, वो आज हकीकत में पूरा करने का एक मौका आया है, जिसमें सभी कार्यकर्ताओं को, पदाधिकारियों को और सभी नेताओं को एक रूपता में काम करना है, तब जाकर उस सपने को हम पूरा कर पाएंगे। जब हम बात करते हैं रोजगार की, तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में शायद ही कोई सप्ताह होता है जब युवा रोजगार के लिए संघर्ष करते और उनको लाठी नहीं पड़ती, उनको उठा करके कड़ी धूप में इको गार्डन नहीं भेज दिया जाता। अपने हक की आवाज उठाते हैं, कभी आरक्षण के नाम पे, कभी पेपर लीक के नाम पे उनके साथ भेदभाव होता है और वो निरंतर संघर्ष करते रहते हैं। लेकिन प्रदेश की सरकार गूंगी बहरी हो गई है, उसको कुछ सुनाई नहीं देता। जब आप बात करेंगे सामाजिक न्याय की, तो आज सामाजिक न्याय की जब हम बात करेंगे तो अंबेडकर साहब का जो सपना था और फूले जी का जो सपना था, जेपी नारायण जी का जो सपना था और लोहिया जी का सपना था, उनके सपने को अगर हम पूरा करना चाहते हैं, अगर सामाजिक लड़ाई को और आगे ले जाना चाहते हैं, तो उनको पढ़ना पड़ेगा और उनके दिखाए रास्ते पे आगे चलना पड़ेगा, तभी हम सामाजिक न्याय को जमीन पर ले जाएंगे। एक तरफ बात होती है सबके साथ सबके विकास की, लेकिन जमीन पे कुछ और होता है। मंदिर में ऐसी घटनाएं होती हैं, स्कूलों में ऐसी घटनाएं होती हैं, उस बच्चे के साथ मारपीट होती है क्योंकि एक विशेष जाति से आता है। आज भी एक ऐसी मानसिकता के लोग सत्ता में बैठे हैं जिस मानसिकता से लड़ते हुए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने पहले ही देश की जनता को आगाह किया था। एक विशेष मानसिकता के लोग, संघ की मानसिकता के लोग आज देश की सत्ता में और प्रदेश की सत्ता में, वो उस मानसिकता के लोग हैं जो महिलाओं को उपभोग की वस्तु समझते हैं। इनकी मनुस्मृति क्या कहती है, जिसकी वकालत संघ करता है? उस मनुस्मृति में लिखा है कोई महिला जब बच्ची होती है तो उसकी देखभाल पिता करते हैं, जब उसकी शादी हो जाती है तो उसकी देखभाल पति करेंगे, और जब वो वृद्ध हो जाएगी तो उसकी देखभाल बच्चे यानी उसके बच्चे करेंगे। यानी महिलाओं को दोयम दर्जे का नागरिक समझती है इनका जो संघ है, इनका जो मनुस्मृति है। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवाद की बात करती है। जब देश आजाद हुआ, देश को तिरंगा मिला, तो इन्हीं संघ का जो मुख्य पत्र था ऑर्गेनाइजर, उसने एक पत्र लिखा, ऑर्गेनाइजर में छापा कि जो तिरंगा है उसमें 3 रंग हैं और जो हमारी संस्कृति है 3 जो संख्या वो अशुभ है, इसलिए तिरंगे को बदल देना चाहिए।
ये भारतीय जनता पार्टी की हकीकत है राष्ट्रवाद की। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का विरोध उन्होंने हमेशा किया। देश के संविधान को जलाने का काम इन्होंने किया और लगातार देश के संविधान को बदल के मनुस्मृति को लागू करने की बात की वकालत करते हैं। ये लड़ाई आसान नहीं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने संघर्ष किया तो देश को संविधान मिला, लेकिन सत्ता में जो मनुस्मृति के समर्थन लोग बैठे हैं वो चाहते हैं देश के संविधान में परिवर्तन हो जाए। फूले जी ने लड़ाई लड़ी, उन्होंने बच्चों को पढ़ाई के लिए संघर्ष किया। जो बच्चों को पढ़ाने जाते थे तो उसे एक विशेष मानसिकता के लोग, एक जातिवादी मानसिकता के लोग, सामंतवादी मानसिकता के लोग उन पर कीचड़ा फेंकते थे, कूड़ा फेंकते थे, लेकिन वो डरे नहीं। देश की महिला शिक्षिका पहली बनी सावित्रीबाई फुले, वो लगातार संघर्ष करती रही। अब हमारी जिम्मेदारी है, जो सपने थे हमारे महापुरुषों के, अंबेडकर जी के, फूले जी के, लोहिया जी के, जेपी नारायण जी के, जिन्होंने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया, उनके सपनों को पूरा करें। तब हम सामाजिक न्याय और युवाओं के रोजगार की समस्या को खत्म कर पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। इंकलाब जिंदाबाद।